शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एक बहुत ही अहम रीजनल अलायंस है। क्या ये अलायंस है या वक्त की ज़रूरत है, या फिर उस रीजन में जो ताकतें रहती हैं जो दुनिया का 50% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट मेक करती हैं, वो क्या रेलेवेंसी अपने इस SCO के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। ये है हमारा आज का फोकस और बातचीत होगी एक बहुत ही बढ़िया सूझवान और IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा जी से। मैं स्वागत करता हूं धीरज शर्मा जी से। मैंने बातचीत की प्रोफेसर कि जो ये SCO है इसकी रेलेवेंसी क्या बनती है, बिकॉज इसमें जो रीजन की 3 बड़ी ताकतें और फिर सेंट्रल एशिया और इवन साउथ ईस्ट एशिया और अफ़गानिस्तान ईरान तक ऑब्जर्वेटरी कंट्रीज़ में हैं। इसमें जो भारत और चाइना के आपस में इश्यूज़ भी हैं, ट्रेड भी है, मगर वो एक प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हैं। क्या रेलेवेंसी है SCO की भारत के लिए उस एनवायरनमेंट में जिसका मैंने अभी जिक्र किया? देखेंगे कि द वर्ल्ड, आज की दुनिया जो है वो बायपोलैरिटी जिसे कहते हैं फिर से एमर्ज हो रही है। एक पीरियड था जबकि दुनिया बायपोलर थी, फिर 1991 से लेकर तकरीबन अब 31 साल का जो एक अरसा है उसमें वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था। अमेरिका दुनिया के वर्ल्ड अफेयर्स को डोमिनेट कर रहा था। अब ये पिछला तकरीबन 1-2 सालों से एक बायपोलैरिटी इमर्ज करी और SCO जो है एक सिंबल है बायपोलैरिटी का। ये एक बैलेंस एक क्रिएट सा हो रहा है। आप देखें, एक तरफ अगर हम देखें नेटो है, ऑकुस है, क्वाड है, दूसरी तरफ SCO एक इनिशिएटिव है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बिम्स्टेक, और उससे पहले अगर थोड़ा जाएं तो ब्रिक्स। ये सब जो कोऑपरेशन के इनिशिएटिव्स हैं, मेरे ख्याल से ये एक बैलेंस क्रिएट करते हैं दुनिया में। ये तो SCO की एक ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है। पहले तो अगर आप देखें कि इसकी मेंबरशिप को, तो मुझे लगता है कि दुनिया की तकरीबन 50% आबादी SCO के अंडर कवर हो जाती है। सो एक अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें अभी ईरान जुड़ गया है एज अ परमानेंट मेंबर, उनको एक स्पेस मिला है। ये एक इसका डायमेंशन जुड़ गया है। अब इसको अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, अगर आप इसको एनर्जी के हिसाब से देखें, एनर्जी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के हिसाब से देखें, तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। जी, आपने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे आपकी गहरी नज़र रहती है। पिछले बरस आपने बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस की अपने इसी रोहतक इंस्टीट्यूट में, और रिसेंटली आपने सेंट्रल एशिया का भी विज़िट किया। मेरा भी पुराना ताल्लुक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेंट्रल एशिया इस वक्त भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल एशिया एक उसके अगर हम उसके एंगल्स देखें, उसके एंगल से देखा जाए। एक तो हिस्टोरिकल टाइज, हमारी हिस्टोरिकल टाइज हैं सेंट्रल एशिया के साथ। बहुत सारे लोग इंडिया में भी इग्नोरेंट होंगे इस मामले में कि उनको लगता है कि जो भारत देश में जो मुगल एम्पायर था या उसके बाद जो एम्पायर्स रहे हैं, उनका जो ताल्लुक है वो सऊदी अरेबिया के साथ या मिडिल ईस्ट के साथ। एक्चुअली उनका ताल्लुक वहां से नहीं है। बाबर उज्बेकिस्तान से आए थे, मैटर ऑफ फैक्ट समरकंद से आए थे, और उसके बाद उनकी जनरेशंस को एक तो वो ट्रेडिशनल एक कनेक्ट हो गया। दूसरा जो कनेक्ट है वो ये है कि दे आर वेरी क्लोज टू अस। नॉट मेनी पीपल नो कि दिल्ली से जो डायरेक्ट फ्लाइट दुशानबे की, वो 2 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है। ताशकंद की 2 घंटा 10 मिनट की डायरेक्ट फ्लाइट है। दे आर इन आवर नेबरहुड। आई हैड टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू ताशकंद is as convenient as flying from
Delhi to Mumbai. So they are in our proximity. And number three, these nations are resource-rich nations, but they do not have a market and they do not know how to capitalize their resources. So they require talent and they require entrepreneurial proclivity of industrialists who can help them capitalize what they have to create a synergistic environment which creates a win-win situation for them in India. अगर आप देखें तो एनर्जी के हिसाब से भी अगर आप देखें फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू गैस टू मिनरल्स टू यूरेनियम this area is abundant. Gold, Kazakhstan has a lot of gold deposits. Not many people know that. So it's a mineral-rich area. It requires, good talent pool to harvest the gains provided by or the bounties provided by the nature to create a better and prosperous environment. दूसरी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से इट इज अ इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव एरिया. अगर आप वहां देखें तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जैसे एक होटल में एक रिसेप्शन पे काम करने वाला एक 5 स्टार होटल में इंडिया के कैपिटल सिटी में एक 5 स्टार होटल में एक रिसेप्शन में काम करने वाला लड़का या लड़की 30, 40, 50 हजार 60 हजार तक कमा सकते हैं. स्टार्टिंग सैलरी मेरे ख्याल से कोई 30-40 हजार रुपया भारतीय होगी, which is almost like maybe $500-600. Whereas the salary of a person in some of these Central Asian nations in a 5-star hotel would be something like $100-150 a month. So human resources are also available, which demonstrates that for Indian perspective, it is a great opportunity. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उससे सिनर्जी क्रिएट करें तो एग्रीकल्चर, एनर्जी, minerals, there is a lot to do that they have to offer. India has a lot to offer in terms of information and technology, engineering capabilities, civil engineering capabilities, then pharmaceutical products, healthcare products, educational products. Many of Indian organizations are already there and doing some work. India does a lot of humanitarian activities in healthcare domain, but I think it needs to expand its footprint. And surely, I can speak as an independent student of this domain of strategic affairs. Because I can only call myself a student. I keep learning every day. Is that there is an opportunity, and I think there can be a lot of synergy to further develop this region. And it can be great for the citizens of India and great for the country of India. सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं वो भारत के लिए कितने रिसेप्टिव हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? भारत का वहाँ पे असर रसूख कितना बढ़ सकता है? क्योंकि चाइना का इस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बहुत इन्वेस्टमेंट भी है और काम कर रहे हैं. तो कैसे भारत चाइना के वहाँ पे जो फुटप्रिंट्स हैं उसके होते हुए अपनी जगह बना सकता है? पहले तो मैं हमारे जो कल्चरल जो टाइज हैं इस रीजन के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं किसी भी देश के साथ. भारत के जो कल्चरल टाइज हैं आज भी वो हमारे गाने, हमारी फिल्में, हमारे कल्चरल जो फेस्टिवल्स हैं उसकी एक रिसेप्शन है, वहां पे लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं. दूसरा, भारत की एक इमेज एक ऐसी रही है कि भारत एक ऐसा देश है और भारत की सरकार एक ऐसी सरकार है, अब से नहीं शुरू से, मतलब आज से 75 साल से उनका एक व्यू है कि भारत की जो सरकार और भारत के जो लोग हैं, दे आर नॉट एक्सप्लॉयटर्स. They don't enter and invest in nations to exploit those nations and exploit the resources of that nation. Whereas this view is not shared about other countries. Many investors, many large investors, which can invest billions of dollars in this region, are perceived by the people
of Central Asian countries, particularly Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, view that these people, their investments come at a very, very heavy price for the people of those nations. So India has a unique advantage, that they have a very good brand equity, that they invest to create mutual gains, mutual benefits, and not as organization or as a country which is entering their nation to either take some piece of land or to create dispute in certain region to acquire that land or to gain some strategic vantage point or to take over a particular establishment. There are other big investors who, particularly in the last 2 years, have been viewed in that manner and are also perceived in that manner, that they are there for gains, and they create debts, and then they create debt economies, and then these debt-laden countries. This has really created great degree of skepticism among Central Asian countries, and that skepticism is not there about India. Those people appreciate India. They appreciate Indian people. They appreciate Indian government. They understand that India is not a country which will pump in trillions of dollars or billions of dollars in one go. But they know when India puts in money, they are there for good reason, and they are in for the long haul, and they're not going to run away when problems arise, as has been witnessed in the last few months and last year or so, that many significant major countries could just turn their back and just depart. So India doesn't do that. I mean, in the eyes of those people. मुझे आज से 20-25 साल का पहले का ज़माना याद है, जब मैं वहाँ रहता था, काम करता था, तो वहाँ पे कोई ऐसी बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं थी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपने आप को सिक्योर फील करें। तो आपने अपने रीसेंट विजिट में क्या महसूस किया कि कुछ बिजनेस फ्रेंडली कंट्रीज हुए हैं सेंट्रल एशिया के? देखिए, आप मुझसे थोड़ा बेहतर जानते हैं इस मामले के में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो रिजीम्स हैं वो बड़ी लंबी चलती हैं। वहां पे एक प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो 25-30 साल चलता रहता है। उनका एक सिस्टम है। अब डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक, इसके ऊपर हम किसी और दिन बहस कर लेंगे कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं, और उनके एक स्ट्रक्चर्स हैं, वो कुछ उनको लेगेसी में मिले हैं। और वहां पर ये एक जो लीडरशिप एट द टॉप, वो चाहे तजिकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे अजरबैजान हो, एक लीडरशिप बड़े लंबे समय तक रहती है। फिर वहां पर उनके इंटर कंट्री इश्यूज भी हैं और विद इन कंट्री इश्यूज भी हैं। पर मैं एक बात आपको ये बता सकता हूं कि मेरे जो रिसेंट तजर्बे हुए हैं उसमें से इन लोगों के जो लीडरशिप है, जिनसे कुछ लोगों से मैं मिला हूं खुद, उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये खैरात में चीजें उनको मिलने वाली नहीं। उनको बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस का मतलब ये है कि आपको वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ आपको मिलेगा, और एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को कैपिटलाइज किया जाएगा जिसके बेनिफिट्स जो हैं वो स्टेट की लीडरशिप, स्टेट इटसेल्फ और वहां के सिटीजनशिप में एक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब किस पोर्शन में करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ये इन देशों के अपने कुछ सवालात हैं, उनको कुछ जवाब देना पड़ेगा उसके लिए। पर दे नो कि इट कैनॉट बी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी डिवाइडेड, सेकंड दे हैव टू, इनको खुद उसमें लगना पड़ेगा, और तीसरा खैरात में कुछ मिलने नहीं वाला तो बिजनेस इनको करना पड़ेगा। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जैसे ही आप इन देशों में जाएंगे, आज वो आपके साथ एमओयू करना चाहते हैं, वो आपके साथ एमओयू करके उसके तहत कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, और वो जल्द करना चाहते हैं। तो उनको ये भी एक महसूस हो गया कि इसको हम ज्यादा देर डिले नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा इसको। हमें इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसको 2 साल या 3 साल के
उनमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मुझे दिखाई कि हमें ये अब करना है, तो अगर अब हम शुरू करेंगे तो 6 महीने साल में इसका कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं अपने पुराने तजर्बे और करंट तजर्बे को जोड़ूं तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि इनकी बिजनेस ओरिएंटेशन बनी है वहां की लीडरशिप में भी और वहां के लोगों में भी, और वो जान रहे हैं कि सिनर्जी क्रिएट किए बिना और वैल्यू क्रिएशन के बिना उनका काम नहीं चलने वाला। और वो खैरात अगर वो सोच रहे हैं कि वेस्ट या रशिया या कोई और अमीर देश उनको दे देगा, ये उनकी ओरिएंटेशन में तब्दीली आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि और भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनमें ये ओरिएंटेशन बनी हुई है सालों सालों से कि हमें कोई बेल आउट कर देगा, हमें कोई अमेरिका बेल आउट कर देगा, रशिया बेल आउट कर देगा, चाइना बेल आउट कर देगा या आईएमएफ बेल आउट कर देगा, इस ओरिएंटेशन से हमें बाहर आना पड़ेगा। वाई ऐसी सिचुएशन ही क्यों इमर्ज करती है कि आपको कोई बेल आउट करे? अगर पर्सपेक्टिव्स एंड प्लानिंग ब्रांच हमारे यहाँ, तो भारत देश में तो हर मिनिस्ट्री में पर्सपेक्टिव एंड प्लानिंग ब्रांच तो बनाई हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर फंक्शनिंग एट द टॉप एंड ऑफ द डिजायर्ड, बट देयर इज अ सो व्हेन यू हैव पर्सपेक्टिव एंड प्लानिंग, अनलेस कि आपकी कोई इमरजेंट सिचुएशन आ जाए, यू शुड नॉट बी आस्किंग फॉर बेल आउट्स। अब इमरजेंट सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि कोविड आ गया जी, इट्स एन इमरजेंट सिचुएशन। सो आई मस्ट टेल यू दैट इन सेंट्रल एशिया दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट bailouts are not going to work. We have to develop a business orientation. और बिजनेस हमें जिसे कहते हैं ना कि दूर का नफा देखना पड़ेगा, और हमें इसके ऊपर आज काम करना पड़ेगा, तब हमें दूर का नफा मिलेगा। अभी रिसेंटली समरकंद में जो SCO का समिट हुआ, वो बड़ा दुनिया की नज़रों में इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ख़ास तौर पर उसमें बहुत फ्रंट फुट पे रहे। उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बहुत ही पोलाइट लहजे में 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जो आज का एरा है उसमें जंग नहीं चल सकती। फिर उन्होंने कहा कि इश्यूज़ जो हैं रिलेटिवली दुनिया में डिप्लोमेटिकली, डेमोक्रेटिकली और डायलॉग से हल होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस SCO के समिट में साइड लाइन जो मीटिंग्स हैं सेंट्रल एशियन हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ की। आप उस समिट को जो समरकंद में हुआ, भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट समिट है? देखिए जी, एक तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन इसमें देखा गया है। रशिया के साथ भारत के रिलेशन हैं, संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध हैं, चाइना के साथ भी हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, तुर्की के साथ भी। इंडिया ने और इंडियन लीडरशिप ने ये दिखाया कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को मैच्योरली हैंडल करना आता है। वी आर नॉट अ नी जर्क कंट्री कि आज नी जर्क किया और इससे रिश्ता बदल लिया, और नी जर्क किया इससे रिश्ता बदल लिया। We have a strategic plan, and the nation works on a strategic plan. From a diplomacy standpoint, the diplomacy is not a knee-jerk diplomacy. It is a very well entrenched diplomacy, and Prime Minister Modi has demonstrated that by making Russians realize that we are friends, we are cooperating, we will work together, but at the same time, जहां शांति है वहां प्रगति है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं एम्बेसडर सूरत के। उनका नाम देखिए, भारतीय नाम है सूरत। ये उज्बेकिस्तान के पहले एम्बेसडर थे भारत, एम्बेसडर सूरत। तो एम्बेसडर सूरत ने ये शब्द कहे थे हमारी कॉन्फ्रेंस में, जहां शांति है वहां प्रगति है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको रशिया के प्रेसिडेंट के सामने उनको ये कहा कि भाई देखिए, शांति आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, फाइंड वेज टू गेट पीस। अब उसको कितना समय लगता है, कैसे होता है, वो उनका अधिकार है, और यूक्रेन का अधिकार है, रशिया का अधिकार, कैसे डिसाइड करते हैं। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू पीस, यू हैव टू हैव वेज ऑफ फाइंडिंग इट। सेकंड, चाइना के साथ इंडिया हैज हैड अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, एंड नॉट फॉर नाउ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अगेन आप ये देखिए कि how maturely China and India are handling this. I must compliment both sides here. As a matter of fact, कि China is gradually, withdrawing
from areas in the occupied portion of Kashmir, and they are heading back. Buffer zones are getting created, and there is no escalation. आप देखिए, this is a process of de-escalation, and it is being done bilaterally between two nations. इसमें कोई third party involved नहीं है. ये भारत की ये हमारी सक्षमता है, ये हमारी ताकत है कि हम लोग बायलैटरली रिलेशंस को हैंडल कर रहे हैं. हमें थर्ड पार्टी को आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए बीच में. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने भी ये डेमोन्स्ट्रेट किया. बड़ी एक स्ट्रेंथ है हमारे देश में, और हमारे एनएसए जो इन्वॉल्व रहते हैं इन सब चीजों में, आई थिंक उनकी एक शक्ति है, उनकी ताकत है. कि दूसरा तीसरा ईरान, आप देखें कि ईरान का वर्ल्ड वाइड एक बड़ा डिस्प्यूटेड सा एक रिलेशनशिप, बड़ा कंफ्लिक्टेड रिलेशनशिप रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ. पर आप देखें कि दे आर आल्सो एक्टिंग वेरी मैच्योरली, एंड दे आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. उनको भी पता है कि लंबा नफा. ये इसका रीजन मैं आपको, अगर आप मुझे परमिट करें, मैं 60 सेकंड्स और लूंगा. ये पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, ये कोई कल के उठे हुए देश नहीं है. इनमें बड़ी डीप सोच है. तो इंडिया हो, चाइना हो या ईरान हो, दे अंडरस्टैंड कि इसमें ये प्राइम मिनिस्टर हमारे हों या उनके देश के लीडर्स हों, दे हैव दिस रिकॉग्निशन. इन आवर केस particularly, the prime minister had interaction with Turkey. They had back channel with other countries also. They had interaction with Russian leadership. They had interaction with Central Asian leadership, and the outcomes are really, you will see that parallels are parallel trade routes, parallel opportunities are being created to create more stability in the VUCA world that we are living in today. जी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, चूँकि ईरान का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आना और फिर ईरान के रिश्ते भारत के साथ हमेशा से रहते हैं, और उसके साथ साथ भारत क्वाड का भी हिस्सा है, I2U2 का भी हिस्सा है. I2U2 एक नया स्ट्रैटेजिक अलायंस है जिसमें इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात्स और यूनाइटेड स्टेट्स हैं. तो आपको क्या लगता है कि भारत का जो रोल है कि वो सबसे अपना तल्लक बनाए हुए है, और यूएसए पहले भारत के साथ उतना ऑन बोर्ड नहीं था जितना अब ऑन बोर्ड है कुछ सालों से. तो क्या आपको लगता है कि यूएसए को भारत की जो अब अपनी पोजीशन है, बड़ी पोजीशन है, और वर्ल्ड इकॉनमी में 5वें नंबर पर भारत आ चुका है, ब्लूमबर्ग ने ये अभी रिवील किया, तो क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भारत को एक ब्रिज के तौर पर लेगी, कि भारत ईस्ट और वेस्ट के जो इश्यूज हैं उसमें एक ब्रिज हो? मेरे दिमाग में एक पिक्चर आ रही थी जी, आज से कोई 2 डेकेड्स पहले, 2 दशक पहले, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं और एक तरफ यासर अराफात है, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हैं. उनके ना हाथ मिलवा रहे थे. ये पिक्चर आपको भी याद होगी, कोई 25-30 साल पुरानी पिक्चर है. आज वो सिचुएशन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की थी, वो इंडियन लीडरशिप की. Can you imagine? We are part of Quad, we are also part of SCO, and we are standing on the footing, and the government is operating for the best interest of its citizens. They are trying to represent themselves to get the best deal, to get best opportunities for the citizens of this country. मुझे ऐसा लगता है, if I were the Russian leadership and I were the American leadership, I'm just thinking out loud. I think there is no country in the world today which could arbitrate, and जिसका कोई vested interest इस तरह का नहीं है कि अलहदा कोई vested interest हो. उनका vested interest, equal vested interest है in both parties. So I believe that gradually this is not respect for Indian economy alone. We are the 5th largest economy in the world, which is fine, which is okay. वो हमको gradually आप और 10 साल वेट करेंगे, we'll be the 3rd largest, और 20 साल वेट करेंगे, we'll be the 2nd largest.
ये तो होना ही है, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, दैट इज द इंजीन्यूटी एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एंड द ट्रिब्यूट लार्जली गोज टू पीपल ऑफ इंडिया एंड द इंडस्ट्रियस नेचर of the people of India who contribute and work hard to make the economy work. But I think this is an appreciation of the wisdom of India. ये भारतीय विजडम जो है, भारत में जो शुरू से ही एक अप्रोच रही है, ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हम लड़वाना चाहते हैं, ना हम कलह चाहते हैं, ना हम कलेश चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमारे लोग खुश रहें, उनके लोग भी खुश रहें, ना वो हमसे बेहतर है, ना हम उनसे बेहतर हैं, ना वो हमसे कम है, ना वो हमसे कम है, ना हम उनसे कम है। हम सब लोग एक साथ मिलकर सबके लिए स्पेस, इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, इट इज पार्ट ऑफ द वैदिक फिलॉसफी ऑफ दिस नेशन दैट नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर, सबके लिए रास्ता है। एंड वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग टुडे, एंड आई एम श्योर दे विल ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज इवन मोर, कि there is great deal of merit in recognizing each other's strengths and weaknesses than capitalizing on their strengths and weaknesses. वो जो धर्मा का एक बहुत ही बढ़िया मैसेज है कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, भारत ने हमेशा उसको एक्सरसाइज किया, उसको प्रमोट किया और अपने रवैये से इस मैसेज को आगे पहुंचाया। मगर हम ग्राउंड रियलिटी धीरज भाई ये देखते हैं कि बाकी दुनिया ऐसा नहीं देखती। क्या आपको लगता है कि भारत अपने इस पीसफुल मैसेज और मिशन के साथ दुनिया में अपना मुकाम और आगे बढ़ाएगा और दुनिया भी इसके मैसेज को समझेगी? बिल्कुल समझेगी जी। मुझे लगता है कि द यूनिवर्स टेंड्स टू अनफोल्ड आउट ऑफ इट्स ओन नेचुरल वोल्यूशन। We are a small planet in an insignificant galaxy in a very large universe. अच्छी deeds, अच्छी thinking, अच्छी orientation, अच्छी intent, इसकी appreciation at a very higher level is there. And India as a nation and Indians as people of India have survived because of that. आप ये देखिए दुनिया कैसे बदल गई है कि हमारे जो नेबरिंग देश हैं, जिनके हमारे साथ बड़े ही पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस रहे हैं शुरू से, आज उनकी लीडरशिप भी कई बार गांधी की बात कर रही थी, उनकी भी लीडरशिप कई बार नेहरू की और कई बार लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रही थी, उनकी लीडरशिप कई बार हमारी डिप्लोमेसी की बात कर लेती है, उनकी लीडर कई बार हमारे टैलेंट पूल की बात कर लेती है, उनकी लीडरशिप कई बार हमारी इकोनॉमी की बात कर लेती है, उनकी लीडरशिप कई बार हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर लेती है। अब आप सोचिए, ये वो लोगों की लीडरशिप जो है, जो वहां की लीडरशिप है, वो अब भारत के खिलाफ है। ऑब्वियसली उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। जो वहां की जो लीडरशिप है वो तो खिलाफ है। जब वो लीडरशिप इसको रिकॉग्नाइज कर रही है और अप्रिशिएट भी कर रही है और पब्लिक प्लेटफॉर्म में अप्रिशिएट कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक बेहिस आदमी ही उसको इग्नोर कर पाए। और बेहिस तो मुझे लगता नहीं है कि बेहिस तो मुर्दा बेहिस होता है, और अगर वो जिंदा है तो उनके अंदर उनकी आत्मा उनको झंझोड़ेगी और एक रियलाइजेशन करेगी कि भाई ये जो लड़ाई झगड़े के रास्ते हैं, ये जो लोगों को लड़ने और लड़वाने के रास्ते हैं, इनको बंद करें और हम लोगों को भी जीने दें और खुद भी जिएं, और हम प्रोग्रेस करें, हम डेवलपमेंट करें, हम मेडिसिन, हम एजुकेशन, हम इजाद की तरफ बढ़ें, चीजें इजाद करें और उनको प्रोड्यूस करें ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको राहत मिले, रादर देन के हम पैसे साइफन करें और विदेशों में जाकर उस पैसे को इन्वेस्ट करें और फिर खुश हों इस बात से कि हमने एक बार फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी देश को बेवकूफ बना दिया है और उसने फिर हमें 2-4 बिलियन डॉलर दे दिए हैं और हम 3-4 साल के लिए अब हम राहत की जिंदगी बिताएंगे, फिर लोगों को उनका खून चूसेंगे और उनसे टैक्स वैक्स करके पैसा बरामद कर लेंगे। मुझे ये मेरा व्यू है कि ये रिकॉग्निशन
is the first step towards realization. The fact that they are recognizing this, I'm sure it will convert into realization later, and then into action even later, and into indoctrination maybe even later. It's a step in the right direction. आखिर में दो एक बातें आज की गुफ्तगू में आपसे और जानना चाहेंगे। एक बात तो ये कि अफ़गानिस्तान पे भी आपकी गहरी नज़र है। इस वक्त जो आज का अफ़गानिस्तान है वो भारत के साथ रिश्ते नाते बनाना चाहता है। अफ़गान अवाम एक तरफ हैं, तालिबान की रजीम दूसरी तरफ है, मगर दोनों भारत की मदद चाहते हैं। आप क्या देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भारत के लिए कितना चैलेंज है, तालिबान की रजीम ख़ास तौर पर, और भारत इस मुश्किल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या कर सकता है ताकि रीजन में टेररिज्म के ख़तरे कम हों? देखिए जी कि आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान की एक जरूरत थी लोगों को एज ए ट्रेड रूट। वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके जरिए ही आप सेंट्रल एशिया को रास्ता पा सकते हैं और उसके जरिए ही आप पाकिस्तान में या इंडिया में एक रूट बना सकते हैं। इस रूट की जरूरत क्या है? इस रूट की जरूरत है ट्रेड के लिए। लोगों को ट्रेड करना था, उसकी जरूरत थी। आज अफगानिस्तान की जो थ्रेट है वो सिर्फ एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ही रह जाती है। इट इज मोर ऑफ अ डिस्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट। अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि वहां की जो करंट डिस्पेंसेशन है उसको एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये जो गेम ऑफ पोकर चल रही है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, इसमें जो है वो भूल जाना चाहिए उनको कि वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, दे आर नॉट गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट, दे विल हैव टू ब्लिंक फर्स्ट। ये अब वो 20 साल पहले जो 2002 की बातें हैं ना जी, तब ना सोशल मीडिया था ना ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स थे। आज भारत ने रशिया से, अस्त्राखान से अगर आप सीधा कैस्पियन सी में आए और बाकू में रुके बिना रिफ्यूलिंग के लिए, वैसे तो रिफ्यूलिंग के लिए अगर आप रुकने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इतना लंबा रूट नहीं, उसके बाद वहां से ट्रेन आती है। वो ट्रेन ऑल द वे जो ट्रेन रूट है वो लास्ट छोटा सा लेंगे, वो भी पूरा होने वाला, वो चाबहार तक ट्रेन आती है। इसका जो एस्टिमेटेड जो टाइम पीरियड जो है अभी लास्ट उसका जो एस्टिमेशन हुआ है उसको 12 से 13 दिन लगते हैं। और जब ये पूरा ये रूट कंप्लीट हो जाएगा तो इसको 6 दिन में एक कंटेनर वहां से मूव कर पाएगा। और आप ये देखिए कि आपने रूस, ईरान और इंडिया को किसी तीसरे देश के ऊपर जरूरत ही नहीं है किसी की। अब इसमें सिर्फ एक ही वो इशू है जो कि क्रिएट होगा, आप देखिएगा, एंड दैट वुड बी द सिक्योरिटी इश्यूज इन द अजरबैजान एरिया। वो आप देखिएगा, दोस थिंग्स विल क्रॉप अप क्योंकि दिस क्रिएट्स एन ऑल्टरनेटिव। आप अगर ट्रेड रूट को देखें तो ट्रेड रूट्स हाई कितने, आप दूसरी तरफ आप ट्रेड रूट देखिए कि इंडिया से वो यमन से निकलकर अगर हम ऊपर जाते हैं तो नाइल की तरफ, नाइल से आप निकलते हैं, नाइल की आप हालत देख लीजिए। नाइल इज गेटिंग चोक्ड अप बिकॉज ऑफ द हैवी सेल्टिंग और उसको दोबारा 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 खोदा जा रहा है। इट्स अ मैन मेड कनाल, उसकी हालत खराब हो चुकी है। उसके ऊपर 50 स्टडीज हैं, आपको मैं स्टडीज कोट कर दूंगा। 10-10, 15-15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट कहीं से वसूल भी होनी है। तो द एरा ऑफ लैंड रूट जो है ना, एज सच अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात कर लें, चलें, स्टील ऑन स्टील एंड स्टील ऑन वाटर का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो मेरे ख्याल से स्टील ऑन वाटर का कार्बन फुटप्रिंट इज प्रॉब्ली 1/100 दैट ऑफ रबर ऑन एस्फॉल्ट और रबर ऑन कंक्रीट एंड 1/10 ऑफ स्टील ऑन वाटर। तो ये जो रास्ता जो खुल गया ना जी, ये अफगानिस्तान को रियलाइज करना पड़ेगा कि वर्ल्ड की जो डिपेंडेंस है, दैट दे वर द गेटवे इनटू द सेंट्रल एशिया एंड गेटवे इनटू द साउथ ईस्ट एशिया, that no longer really stands today. So you cannot hold the world hostage thinking that we are the juggler and without us, there have to be something here. That's not happening anymore.
तो इसीलिए इन द प्रोसेस ऑफ ब्लिंकिंग मुझे ऐसा लगता है कि वहां की डिस्पेंसेशन जो कि ऑलरेडी काफी सिग्नलिंग कर रही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं जब इंटरेक्ट करता था पुराने वहां के जो अच्छे लीडर्स हैं, तो वो कहते थे कि हमें ये बड़ा दुख है कि इंडिया जो है वो इंडिया ने हमको बाद में जब ये तालिबान आ गए तो हमारा उनके साथ ऐसा राब्ता नहीं हो पाया और हमें वहां पे रहना था, बहुत सारे लोगों को वीजाज यहाँ पे लेने थे और ये होना था, वो उतनी तेजी से हो नहीं पाया, तो उनकी शिकायत थी। पर आज के डेट में अगर आप वहां पे जो करंट डिस्पेंसेशन के लोगों से बात करें, जो कि हम लोग करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये दुख है कि इंडिया गया क्यों। इंडिया को हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए था कि वो यहाँ रहते, उनको जाना ही नहीं चाहिए था, हमें रुकना चाहिए था, हम चाहते थे कि इंडिया रुके, ये करंट डिस्पेंसेशन कहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस जल्दी उनको रियलाइजेशन आ रही है कि दे आर नॉट इंडिस्पेंसिबल, they are dispensable like anybody in the world, they are dispensable, and they will have to blink first, ये मुझे ऐसा लगता है। एंड इसमें कोई हार्म नहीं है अगर अच्छी लीडरशिप हो, अपने सिटीजन्स के लिए किसी के आगे भीख भी मांगनी पड़े, ठीक है ना। लोग आजकल कहते हैं कि मैं भीख नहीं मांगता, मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, और पहले लोग भीख मांगते थे और ये करते थे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ये चलता रहता है कि भीख भीख वाला। अरे भाई, अगर आपको अपने घर वालों को रोटी खिलाने के लिए भीख भी मांगनी पड़ती है, उसमें भी गैरत है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेना चाहिए। बहुत आखिर में बताइए कि आज की इस गुफ्तगू में आप समझें कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें और हमारी इस डिस्कशन में मिस हो रही हो, तो ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। मैं एक ही ये कहूंगा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड मेड ए कमिटमेंट कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल देश बनेगा, जिसके लिए स्ट्रेटेजिकली वी हैव टू डू एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हम अपनी एनर्जी नीड्स को कहां से पूरा करते हैं, हमें एक एनर्जी प्लान बनाना है और बना भी है। एक हमें अपने देश को सुरक्षित करना है एनर्जी स्टैंड पॉइंट से, और भारत देश के जो करंट गवर्नमेंट है और उसकी जो लीडरशिप है, उसके जो साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बाय 2070 इंडिया वांट्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, व्हिच मींस जीरो कार्बन एमिशंस, और इसका जरिया यही होगा कि हम अपनी एनर्जी को, कंजम्पशन को कंट्रोल करें, लोगों को अवेयर करें और उसे डाइवर्सिफाई करें। एससीओ में उसके लिए एक रास्ता बनाया गया है कि कैसे हम पेट्रोकेमिकल से न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी जा सकते हैं और दूसरे एनर्जी सोर्सेस की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि क्लीनर एनर्जी सोर्सेस हैं, और जो कि हमारी ग्लोबल कमिटमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। 2050 तक तो उन्होंने कहा 80% हो जाएंगे, और 2000 मेरे ख्याल से 30 या 40 तक ऑलमोस्ट 50%। तो ये बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, और with the population of 1.4 billion, we cannot be consuming at the same rate as the US does. For us to live and for the world to survive, Indians have to be very wise in their choices of energy. And I think our leadership is working in that direction, and that's something that has been started in a big way with engagement in various areas, and now in SCO उसको और स्ट्रेंथ दी गई। बहुत बढ़िया आपने समअप किया, और वाकई ही इंडियंस की ये एक एबिलिटी है, ये उनका एक, जिसे कहते हैं, उनके इनबिल्ट है कि इस कायनात को, इस यूनिवर्स को, एटलीस्ट इस प्लैनेट को कैसे बेहतर रखना है तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद। प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप प्रोफेसर धीरज शर्मा की, बहुत इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने, और ये वो बातचीत है जिसको हम बार बार आपके सामने लाना चाहते हैं, चूँकि प्रोफेसर धीरज शर्मा की नज़र इंटरनेशनल अफेयर्स पर और भारत के अंदर के जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं और जो प्रोग्रेस है, उन दोनों पे नज़र है।
किस तरह ये सब रियलिटीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चल सकती हैं, ये बातें हम प्रोफेसर धीरज शर्मा जी और अपने दूसरे पैनलिस्ट के साथ करते रहते हैं और करते रहेंगे। आज का शो मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप टैग टीवी के इसी शो में जो नीचे पट्टी चल रही है, टैग टीवी के पेपॉल अकाउंट विच इज़ paypal.me/tagtv इंटरनेशनल, फिर इसी तरह patreon.com/tagtv पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या किसी भी क्रेडिट कार्ड पे आप हमारे इसी टैग टीवी के चैनल पे कंट्रीब्यूट या डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पैट्रियन में हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, रेगुलरली हमें सपोर्ट करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उनके नाम बहुत जल्द अपनी स्क्रीन में एंड पे आपको दिखाना शुरू करें। हमारी ख्वाहिश होगी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, ताकि ये जो काम है जो नैरेटिव का और ख़ास तौर पर अल्टरनेट पैरेलल नैरेटिव का जो हम कर रहे हैं, ये आगे और बेहतर ढंग से चल सके। मैं एक बार फिर आज का शो देखने पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर और मेरे ज़ाती चैनल ताहिर गोरा के नाम पे उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। इस सब पर मैं इन एडवांस आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.